Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने आज के टॉपिक पर पहुंचने से पहले हम अपनी पाठ्य पुस्तक के जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। उसमें अगर हम देखें तो हमारे इंडेक्स को 4 अलग अलग भागों में इस पुस्तक को बांटा गया है। सबसे पहले भाग में 5 कहानियां हैं और इसे बांटा गया है अपनी अपनी रंगतें विषय में। उसके बाद 6, 7, 8 और 9 पाठ, ये जो 4 पाठ हैं इसको नाम दिया है बात का सफर। अन्य 4 पाठों को मज़ा खटोला नामक शीर्षक दिया गया है तथा अंत में जो हमारे 5 पाठ हैं उनको नाम दिया है आस पास। और आज हम अपने पहले अपनी अपनी रंगतें भाग का पहला पाठ राख की रस्सी, ये एक लोक कथा है, इसे पढ़ेंगे। अपने आज के पाठ पर पहुंचने से पहले हम ये जो 4 अलग अलग भागों में इस पुस्तक को बांटा गया है उसके पहले भाग अपनी अपनी रंगतें के बारे में जानेंगे। अब इसे अपनी अपनी रंगतें नाम क्यों दिया गया है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आने वाले जो 5 पाठ इस विषय के अंतर्गत आएंगे उन्हें इस विषय में क्यों शामिल किया गया है ये हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि अपनी अपनी रंगता से क्या मतलब है इस पुस्तक के लेखकों का। वो कहते हैं कि इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीज़ों के बारे में हैं जिन्हें आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। अब दायरा से अर्थ होता है उसका क्षेत्र उसका एरिया। जैसे कि आपके घर का दायरा अगर हम कहें तो आपके घर के आसपास का क्षेत्र, आसपास की जगह। तो इसीलिए वो यहाँ कह रहा है कि संस्कृत शब्द का जो दायरा है वह बहुत बड़ा है, यानी कि संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब शायद यह सोचना ज़रूरी है कि विरासत किसे कहते हैं, है ना। अब विरासत किसे कहते हैं ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो वो आगे बताता है कि विरासत में उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती हैं। अब आप क्लास 5th में हैं तो थोड़ा सा हम अपने पढ़ने के तरीके को अच्छा और विस्तृत बनाएंगे। विस्तृत मीन्स बड़ा बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन्हें हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम भविष्य में इसको दोबारा पढ़ें तो हमें कई सारी चीज़ें, अगर हमें पढ़ने का समय नहीं हो तो कम से कम हम जो विशेष बातें हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन किया हुआ है उन्हें पढ़ सकें। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि विरासत किसे कहते हैं तो ये बात है कि विरासत में हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि विरासत में उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। अब जैसे कि पुरानी इमारतें और स्मारक, चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीज़ों में शामिल हैं। यानी कि हमारी जो विरासत है वो क्या है, जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो स्मारक हैं, इमारतें हैं, चित्र हैं, पुस्तकें हैं, बगीचे हैं आदि, ये सारी चीज़ें। इस तरह की विरासत को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं।
जैसे हमने लिखा था ना कि विरासत या संस्कृति का दायरा बहुत बड़ा है, तो सिर्फ इसी को विरासत नहीं बोलते, हम और किस किस चीज़ को विरासतें कहते हैं ये भी वो आगे बताता है कि लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं। अब इस लाइन को छोड़कर अब हमें यहाँ से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे कि विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते। अब वो कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज़ खाते हैं, विशेष दिनों पर जो पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब हमारी विरासत का अंग हैं और हमारे रोजाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाती है। तो ये भी एक अंडरलाइन है कि क्या कह रहा है कि यदि हम इसमें अपनी किसमें विरासत में अपनी भाषा, रीति रिवाज, मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाएंगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में जो विशेष बात है वो क्या है कि विरासत क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। यानी कि अगर हम अपनी विरासत में ये लास्ट की लाइन है जैसे कि अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी की सारी बातें हमारी संस्कृति कहलाती हैं। और विरासत किसे बोलते हैं? विरासत वो चीज़ें हैं जो हमें पूर्वजों की याद दिलाती हैं, जिसमें कि स्मारक हैं, चित्र हैं और क्या हैं, अक्सर वो चीज़ें भी आती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते मगर वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं। जैसे कि हम क्या खाना खा रहे हैं, विशेष दिनों में क्या पकवान या क्या मिठाई बना रहे हैं, जैसे कि हम होली पे गुजिया बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार दिवाली पे मिठाइयाँ बनाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, विरासत में हमने सीखी है और यही विरासत आगे चल के और चीज़ें जुड़ जाएं तो वो संस्कृति बन जाती है। राइट। अब आगे वो कहता है कि पाठ्य पुस्तक के इस भाग में शामिल रचनाएं क्या होती हैं? रचनाएं जो भी चीज़ हम लिखते हैं या जो भी चीज़ है उसे हम रचनाएं कहते हैं। जैसे कविता, ये भी रचना है, लेख और कहानियाँ, ये सारी रचनाएं ही कहलाती हैं। वो कहता है कि इस भाग में जो हमने शामिल की हैं वो रचनाएं संस्कृति के कुछ विशेष पहलुओं को उभारती हैं मतलब बताती हैं या उनके बारे में कुछ कहती हैं। खिलौने वाला शीर्षक कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिसमें बच्चे खेलते रहे हैं। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज रहा है। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहां वे बनाए गए हों। उसका कहने का मतलब है कि हम अलग अलग जगह पे कहीं भी जाएं तो वहाँ मिट्टी के खिलौने या कोई गुड़िया बनाने का रिवाज हर जगह ही है और उसके जो खिलौनों के कपड़े हैं या जो गुड़िया के कपड़े हैं वो उस क्षेत्र के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े वो अपनी गुड़ियाओं के लिए भी बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा मीन्स उसकी ड्रेस या उसके मेकअप, ये सब जो है में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण या प्रतीक मान सकते हैं। अब वो ये कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम गुड़िया की आकृति मतलब किस तरह की वो गुड़िया बनाई गई है, ठीक है, उसके कपड़े किस तरह के हैं, उसने किस तरह के जेवर पहने हैं, वो सारे के सारे उस क्षेत्र की क्या संस्कृति है, उसकी संस्कृति मीन्स कि उस तरह वहाँ के लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं या किस तरह के आभूषण पहनते हैं, वो उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। यही हमारी सांस्कृतिक विविधता का मतलब, जैसे अगर हम कहें कि पहाड़ में चले जाएं, गढ़वाल क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ का रहन सहन, खाना पीना और कपड़े आदि अलग हैं। कुमाऊं में चले जाएं तो वहाँ का रहन सहन वो सारा अलग अलग है। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड को से बाहर निकले उत्तर प्रदेश तो वहाँ के लोगों का
रहन सहन खाना पीना अलग है। अगर आप और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़े पहनने से लेकर उन सब में इसी को ही विविधता बोलते हैं। विविधता मीन्स अलग अलग तरीका, राइट। तो यही हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में ऐसे कई त्योहार हैं जिन्हें मनाते समय खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चकरियाँ और लट्टू बनाए जाते हैं। लकड़ी के इन खिलौनों पर लाख के रंगों की चमकदार पॉलिश रहती है। अब ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग बातें बता रहे हैं। वो आगे बता रहा है कि फसलों का त्योहार। इसी विषय में या इसी भाग में एक शीर्षक लेख है फसलों का त्योहार में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है। जिक्र मतलब बातचीत की गई, बताया गया है, जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में इतनी सारी बातें शामिल रहती हैं जो एक तरह प्रकृति और भूगोल से संबंधित है तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है संस्कृति की बहुत सारी शामिल हैं, रहती हैं, जिसमें एक तरफ प्रकृति किसे बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं जो हमारे आसपास का वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। और भूगोल से संबंधित हैं। भूगोल क्या होता है ये आप आगे चलकर 6th क्लास से पढ़ेंगे, मगर मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। भूगोल बोलते हैं क्षेत्र, या जैसे कि अगर मैं छोटी सी बात कहूँ उदाहरण के लिए कि जैसे हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का भूगोल क्या है कि कुछ क्षेत्र जो है मैदानी है, कुछ क्षेत्र में नदी है, तो कुछ क्षेत्र में जंगल है। ये भारत के हरिद्वार शहर का भूगोल है। उसका एरिया या उसका क्षेत्रफल या वो सारी चीज़ें भूगोल में शामिल हो जाती हैं। ये विस्तार से हम कक्षा 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से आगे चलते हैं। वो कहता है खाने पीने की चीज़ें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन ऐसे भी कई चीज़ें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती। रचना मीन्स बनाता है ना, रचता है मीन्स बनाता है, जो सीधे सीधे उपयोग में नहीं आती। उपयोग मतलब इस्तेमाल में, फिर भी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वे सुंदर हैं। ठीक है ना, वो वैसे तो हमारे काम की नहीं है लेकिन वो उपयोगी क्यों हैं? क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं, तो भी हमारे काम की ना होने के बावजूद भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नन्हा फनकार एक कहानी है इसी भाग में। एक ऐसे लड़के के बारे में है जो पत्थर को तराश कर मीन्स पत्थर को तोड़ कर उसको सुंदर बनाता है और उन पर घंटियां बनाता था। देश में का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। हस्तकला मीन्स हाथों से बनी हुई चीज़ों को हम हस्तकला, हस्त माने होता है हाथ, तो हाथों से बनी हुई चीज़ जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है। कौशल मीन्स गुण है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। अब एक पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, उसमें हम ये पढ़ेंगे। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर माँ की शाल पर रंगीन धागे से कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई भी सैकड़ों शैलियों हमारे देश के अलग अलग हिस्से में पाई जाती हैं। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त मीन्स बताया जाता है, दिखाया जाता है। वो क्या है? जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। यानी कि वो कहता है कि संस्कृति जो है उसका एक रूप कहानियों में भी मिलता है। और वो कौन सी कहानियाँ? जो सैकड़ों सालों से
चली आ रही हैं, यानी जो कई वर्षों से वही कहानियाँ चली आ रही हैं, उन कहानियों को हम क्या बोलते हैं? लोक कथाएं। वो हमारे पूर्वजों से आज तक चली आ रही हैं। ये कहानियाँ आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही हैं। स्मृति मीन्स यादों में। कहने का मतलब है कि अब लिखी जाने लगी हैं, पहले तो लिखने का साधन नहीं हुआ करता था। ये कहानियाँ तब से चलती आ रही हैं और आजकल ये कहानियाँ लिखित रूप में किताबों में मिल जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब कहना क्या चाह रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे कि आपकी जो आप लोग जो हैं वो एक पीढ़ी हैं, आपके पिताजी माताजी लोग एक पीढ़ी हैं, आपके दादा दादी लोग एक पीढ़ी हैं और आने वाले जो आपके बच्चे होंगे वो एक पीढ़ी कहलाएंगे। मीन्स कि एक समय में, ठीक है, जो जन्म लिए हुए लोग हैं उनकी एक पीढ़ी हम समझने के लिए कह सकते हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। पूरे विश्व भर में ऐसा होता है कि कहानियाँ जो हैं वो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप ही लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है। अब जो एक कहानी है राख की रस्सी, वो जो है वो तिब्बत की कहानी है। तिब्बत कहाँ है? आपने देखा जम्मू कश्मीर के पास एक जगह है तिब्बत, ये वहाँ की कहानी है जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। और इस कहानी में क्या होगा, हमें वहाँ के जो लोग किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। तो कहता है कि अगर हम ये लोक कथाएं अपने आस पड़ोस की भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलने लगेंगी। राइट। तो अब ये जो हमने अभी पढ़ा अपनी अपनी रंगतें, इसका उद्देश्य ये कोई पाठ नहीं था, ये मात्र ये बताने के लिए था कि इस भाग में ये जो कुछ शीर्षक हैं उनका क्या क्या उद्देश्य है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में है जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा। अब आते हैं हम अपने पहले पाठ राख की रस्सी पर। तो ये कहानी है राख की रस्सी। अभी हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि राख की रस्सी कहाँ की कहानी थी? वेरी गुड, तिब्बत की लोक कथा है। तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या कह रही है। लोनपो, क्या है? लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सैन गवसैन गाम्पो के मंत्री थे। 32वें राजा कौन थे तिब्बत के? तिब्बत के 32वें राजा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। सैन गाम्पो कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा। और लोनपोगार कौन थे? उसके मंत्री थे। यानी कि ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया कि लोनपोगार जो हैं तिब्बत के 32वें राजा सैन गवसैन गाम्पो के मंत्री थे। राइट। ऐसे हम इसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पाठ में उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी मतलब जो भी आप उनसे प्रश्न पूछो तुरंत उसका जवाब दे दे, उसे बोलते हैं हाजिर जवाब। मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मीन्स सीधा साधा। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। छू कर भी नहीं गई थी मतलब कि उसके अंदर जरा भी होशियारी नहीं। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना मतलब भेज दिया।
क्यों? ताकि उनका बेटा थोड़ा सा समझदार बने, ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने कहा, इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है। जब उसने अपना हाल सुना दिया तो उसके बाद उस लड़की ने क्या बोला कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल लेती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब आपको पता होगा कि जो गर्म कपड़े होते हैं या ऊन है वो कैसे बनती है? वो बनती है भेड़ के बालों से। अब 100 भेड़ें उसके पास थी। अब उसने भेड़ों के बाल जो हैं बेच दिए और जो पैसे मिले उससे वो जौ के बोरे ले लिए। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। आप बीती मतलब जब उसने घर आकर अपनी कहानी सारी सुनाई उसे बोलते हैं आप बीती। जो उस पर बीती उसने वो सारी कहानी सुना दी, मगर उसके पिताजी उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। अब वो भी इंतजार कर रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर पर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, इस लड़के से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब उसके पिता परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न उस लड़की को भी घेर लिया जाए। तो उन्होंने उसे कहा कि उस लड़की से कहो कि वह हमें 9 हाथ लंबी मतलब कि 9 हैंड्स के बराबर एक रस्सी जो हो वो राख की होनी चाहिए। लेकिन उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की कहती है कि ऐसा करना पड़ेगा। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई मीन्स कि बेकार हो गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। और फिर हुआ क्या, आपने सुना कि उसने क्या करा। उस लड़की ने कहा ये काम तो हो जाएगा। उसने क्या करा, एक 9 हाथ की रस्सी ली और उसे सिल पर, पत्थर के सिल पर, सिल क्या होता है जो आपके घरों में भी शायद हो सकता है, जिस पर चटनी पीसी जाती है, पत्थर का एक टुकड़ा होता है, उस पर मसाला या आदि पीसा जाता था पहले ज़माने में। अब तो सभी के यहाँ मिक्सी हो गई है ना। तो उसने वो
सिल पर रखी और उसमें आग लगा दी। अब रस्सी तो जल गई, अब जो जल गई तो नीचे क्या रह जाएगा, राख रह जाएगी। तो अब वो रस्सी की राख बन गई। अब वो बिल्कुल रस्सी जैसी दिख रही थी, मगर अब वो पहनी तो नहीं जा सकती। तो जो वो लोनपोगार थे वो फंस गए और उन्होंने अपने बेटे का विवाह, शादी उस लड़की से कर दी। क्या सोचकर कि चलो अगर मेरा बेटा भले ही भोला है मगर ये लड़की होशियार है, कुछ ना कुछ मेरे बेटे का भला हो जाएगा। तो ये कहानी थी किसकी, लोनपोगार व उसके लड़के की। कैसी लगी कहानी, बढ़िया है ना। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करें। सबसे पहला है भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। किन किन बातों को लेकर परेशान थे, क्योंकि वो सीधा साधा था और उसे किसी चीज की समझ अच्छे से नहीं थी। तो वो यही सोचकर परेशान होते थे या होते होंगे कि आगे चलकर वह अपना जीवन कैसे जिएगा, कैसे वो काम धंधा करेगा या कैसे वो अपना रोटी खाने पीने की व्यवस्था करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह ऐसे ही सीधा साधा भोला भाला ही रह जाएगा, है ना। ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम उससे अक्सर अपने साथ ले जाते, उससे जीवन के बारे में बताते, समझदारी की बातें उससे करते और कुछ कार्य उसे करने को देते ताकि वो उन कार्यों को करके थोड़ा सा समझदार बनता, है ना। नेक्स्ट है शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसीलिए भेजा होगा क्योंकि अगर हम तुलना करें गांव और शहर में तो गांव के लोग थोड़े भोले भाले सीधे साधे होते हैं, मगर शहर में जो लोग होते हैं वो थोड़े तेज़ होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, थोड़े चालाक भी होते हैं। तो मंत्री ने यही सोचा होगा कि जब वो शहर जाएगा तो वहाँ उन लोगों के साथ कुछ चालाकी, कुछ नई बात सीखेगा और शहर की तरह चालाक हो जाएगा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। अब उसने भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि अभी जैसे हमने चर्चा की कि शहर के लोग थोड़े चालाक और समझदार होते हैं और उसे वहाँ से जौ खरीदने के लिए बोले थे, तो वो तो शहर से ही संभव हो सकता था। गो तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो ये तो आप अपने घर से ही पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप दूसरी जगह से यहाँ हरिद्वार में आकर बसे हैं, है ना। तो उन्होंने क्यों ये घर छोड़ा, उन्हें कैसा लग रहा है, ये सब आप अपने परिवार में से भी पूछकर कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके तुम कुछ और अनाजों का नाम पता करो। अब जौ जैसे हमने इस कहानी में सुना तो उसमें क्या था कि उसका इस्तेमाल कई तरीके से होता है, जैसे कि रोटी बनाई जाती है जौ की भून के भी खा सकते हैं और सत्तू भी बनाया जाता है। सत्तू अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो लगा हुआ इलाका है वहाँ पर सत्तू बनाया जाता है। सत्तू गर्मियों में खूब पीते हैं वहाँ के लोग ताकि एक ठंडक बनी रहे। तो अब वो कहता है ऐसे ही कुछ अनाज के बारे में आप पता करिए, जैसे गेहूँ लिखा है, जौ लिखा है। इसके अलावा और कौन कौन से अनाज होते हैं जिनसे कि हम कुछ और भी बना सकते हैं। अब जैसे क्या है, गेहूँ सुन लिया हमने, जौ हो गया, धान हो गया, है ना, उससे चावल निकलता है, चावल का आटा बन सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मक्का हो गया,
है ना। मक्के से क्या है, भुट्टा भून के खा लिया, मक्के के आटा बना लिया। उसके अलावा हो गया चना, है ना। चने से भी क्या होता है, हम बेसन बना सकते हैं, पीस दें तो, और चने को वैसे भी खा सकते हैं। और क्या हो सकता है, ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो आपको एक चीज़ मिलती है मडुआ, है ना, जिसको आप पीस कर आटा भी बना सकते हैं, और बिस्किट बनते हैं मडवे के आटे के। उसके अलावा आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में कुट्टू होता है एक चीज़, जिसका भी हम, ये सब क्या है, अनाज हैं। अब आगे चलते हैं। वो कहता है गेहूं और जौ अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब अगर हम तीसरे प्रश्न को देखें तो हमने संज्ञा तो पढ़ी है। संज्ञा किसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मगर संज्ञा के दो अन्य रूप हम इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम बोलते हैं किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम को। जैसे कि हमने आपसे कहा अमित, अमित एक लड़के का नाम है, ये क्या हो गया, एक व्यक्ति का विशेष का नाम है अमित। या रश्मि, ये किसी लड़की का नाम है, स्पेशल नाम है। अब अगर हम इसी को कहें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, उसमें कई सारे अन्य संज्ञाएं हो सकती हैं। जैसे कि हमने कहा लड़के, लड़के भी क्या है, संज्ञा है, और इसके अंदर क्या है, कोई भी अमित, समेत, अनिल, कमल, ये सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा के अंदर। यानी कि लड़के जातिवाचक संज्ञा हो गए, और जो उनके नाम अगर हम लेने लगे एक एक के तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार अगर हमने बोला लड़कियां तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, और लड़कियों के अलग अलग नाम हम बोलने लग जाएंगे, जैसे दीक्षा, रजनी, सुरभि, सोनम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे आप। अब जैसे उसने कहा रिमझिम, रिमझिम आपकी हिंदी की पुस्तक का नाम है, तो ये एक पर्टिकुलर विशेष किताब है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और पाठ्य पुस्तक की बात करें तो पाठ्य पुस्तक आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गणित भी है। तो यानी कि उस पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, तो इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने ध्यान से देखते हुए इनका उत्तर देना है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। अब जो नीचे कुछ शब्द दिए गए जैसे लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, अब ये सारे क्या हैं, संज्ञा हैं। लेकिन अब इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी व्यक्तिवाचक है, हमने ये बतानी है। अब व्यक्तिवाचक क्या होती है, जिसमें एक विशेष जगह का नाम होता है, या विशेष वस्तु का नाम होता है, या शहर का या व्यक्ति का। तो अब इसमें देखिए लेह, लेह एक शहर का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु, धातु के अंदर बहुत सारी आती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तो इसलिए क्या हो गया, ये जातिवाचक। शेरवानी एक प्रकार का कपड़ा है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद भोजन, भोजन क्या हो गया, क्योंकि भोजन के अंदर रोटी, सब्जी सब आती हैं, तो ये हो जाएंगी जाति, पूरी एक जाति का नाम भोजन है, तो इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। तांबा एक विशेष धातु है, तो इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक। खिचड़ी एक प्रकार का भोजन है ना, लेकिन विशेष भोजन है खिचड़ी, तो इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शहर, शहर अब कोई भी हो सकता है, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, दिल्ली, तो इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक। और वेशभूषा, वेशभूषा भी कुछ भी हो सकती है, शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, तो ये सब क्या हो गई, वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा। समझ गए ना अब आप अच्छे से, गुड। आगे कहता है ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखिए। अब ऊपर के व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो ये तो थी लेह, तांबा, खिचड़ी, शेरवानी, ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कहता है जातिवाचक संज्ञा के लिए। अब जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी थी ऊपर, एक तो थी धातु, भोजन और वेशभूषा और शहर, ये चार थी।
अब आपने धातु के लिए कोई 3 व्यक्तिवाचक लिखनी है, तो धातु कौन कौन सी हो सकती हैं? लोहा, सोना और चांदी, राइट। अब ऐसे ही भोजन है, भोजन व्यक्तिवाचक है, ये वेरी गुड, जातिवाचक। तो अब ये जातिवाचक है क्योंकि इसमें बहुत सारा भोजन होता है, अलग अलग चीज़ों को हम भोजन बोलते हैं। तो आपको 3 अलग अलग इसके व्यक्तिवाचक क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रोटी, सब्जी और दाल। ऐसे ही शहर जातिवाचक है। अब हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ये हरिद्वार, रुड़की और देहरादून क्या हो गई? ये शहर के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही वेशभूषा की कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी? वो हो जाएगी कमीज, पैंट और फ्रॉक, ये भी हो सकते हैं, और बाकी आप कोई भी और 3 कपड़े लिख सकते हैं, राइट। अब वो आगे कहता है तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। लोहा मान गए माने होता है, एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि उसका लोहा मान गए का मतलब होता है कि उसकी श्रेष्ठता मान जाना, या मतलब वो विशेष है ये मान जाना, है ना, उसकी काबिलियत को मानना, लोहा मानना बोलते हैं। था ना सचमुच नहले पे दहला। नहले पे दहला का मतलब होता है एक से बढ़कर एक उत्तर देना, या एक से बढ़कर एक जवाब हाजिर होना, या उससे बेहतर होना किसी से, है ना। तो तुम्हें भी यही करना होगा। अब तुम्हें भी यही करना है इस प्रश्न में। कैसे करना है? तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे पर डाल दो। डब्बे के बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। अब इसमें क्या करना है आपको? आपने अलग अलग कहानी, अपने अपने अलग अलग, जिसको करने के लिए कोई दिमाग लगाना पड़े, ऐसे ऐसे कोई काम लिखने हैं और डब्बे में डाल देना है, और एक एक करके आकर उन समस्याओं को पढ़ना है, और जो उसका हल बता दे या उत्तर बता दे कि कैसे कर सकते हैं, वो आपकी क्लास में फर्स्ट आ सकता है। तो ये आपने घर पे भी ये कोशिश कर सकते हैं, राइट। मंत्री के बेटे ने कहा, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर में कारण भी बताओ। अब मंत्री को ये बात वाकई ही पसंद शायद नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा खुद होशियार बने और खुद अपनी अक्ल से कोई काम करे, परंतु उसकी मदद तो किसी लड़की ने की थी, जिसकी वजह से उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सींग और जौ। पहले बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना में बताओ। तो अब उसकी जो भेड़ों की जो बाल होते हैं वो तो ऊन बनाने के काम आते हैं, उन्होंने उससे ऊन बनाया होगा, ऊन से फिर कुछ भी बन सकता है, स्वेटर या कोई कंबल, इस तरह की चीज़ें बनाई होंगी। और जो सींग है, सींग कई कई दवाइयों में काम आते हैं, है ना, औषधीय रूप होता है सींगों का। उसके अलावा सींग सजाने के भी काम आ सकते हैं, तो उन्होंने उसको या तो सजाया होगा उससे, या फिर कोई दवाई ववाई भी बनाई गई होगी उससे। अब वो कहता है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो बताओ। अब वो क्या है? सबसे पहला क्या है? चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन से जिंदगी चल रही थी मतलब आराम से जिंदगी कट रही थी या चल रही थी। होशियारी उसे छू भी नहीं गई थी। होशियारी उसे छू भी नहीं गई थी का अर्थ होता है कि मतलब वो जरा भी होशियार नहीं था, है ना, या वो बुद्धू था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल का मतलब मैं इसका उपाय या मैं इसका जवाब निकाल देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। चालाकी धरी रह जाना मतलब उनकी होशियारी बेकार हो गई। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। अब होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार जिसे सबके आंसर, सबके उत्तर आते हों, सारी चीज़ें वो अच्छे से कर सकता हो,
है ना, अपनी बात को अच्छे से समझा सकता हो, उसे हम होशियार बोलेंगे। और चालाक, चालाक उसे बोलते हैं जो भले ही उसे कुछ आता हो या नहीं आता हो, फिर भी होशियार बनने की कोशिश करता हो। या फिर, और उसको भी हम चालाक बोल सकते हैं कि जो अपने लिए तो अच्छा अच्छा करे और दूसरों के लिए अच्छा ना तो करे ना उन्हें करने दे, है ना। तो ये भी एक फ़र्क हो सकता है। तो चालाक और होशियार, होशियार वो होता है कि जिसे सभी चीज़ें सही मायने में आती हैं, है ना, और वो सभी को शायद मदद भी करता हो। चालाक सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर एक के बारे में नहीं सोचता। ठीक इसी प्रकार भोला और बुद्धू की बात करें, भोला सीधा साधा बंदा होता है, वो अपने आप को परेशान तो नहीं करता, या मतलब उसके भोलेपन से कोई दिक्कत तो नहीं होती, मगर कहीं ना कहीं मतलब सीधा साधा बंदे को या सीधा साधा जो बच्चा है उसे हम भोला कह सकते हैं। और बुद्धू, बुद्धू उसे भी बोल सकते हैं कि जो वैसे तो दिखने में तो काम धाम तो ऐसे करता हो कि जैसे फटाफट फटाफट की लगता हो कि भाई जैसे वो कर तो देगा, लेकिन उससे होता नहीं है ना। उसे हम बुद्धू कह सकते हैं। और भी अपने अपने हिसाब से, सबके अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। राइट। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? लड़की को हम दोनों ही कहेंगे, समझदार भी और बुद्धिमान भी। समझदार इसीलिए और बुद्धिमान दोनों ही इसीलिए क्योंकि उसने हर बार हर तरह के प्रश्न का बिल्कुल सही सही उपाय बताया और अपनी बुद्धिमानी हर बार सिद्ध करी। राइट। अब वो कहता है नाम दो। कहानी में लोनपुगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत के बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद छांट कर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। अब वो नीचे बता रहा है कि वहाँ नामकरण कैसे होता है, कहाँ? तिब्बत में। अब वो कहता है नामिया, नाइमा, डावा, मिग मार, लाखपा, नुखू, फू, डोरजे। ये क्या हैं? कोई खाने की चीज़ों या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। शुभ मतलब अच्छे माने जाते हैं। नामिया, नॉट नामिया, इट्स नायीमा। ये नामिया नहीं है, नाइमा है। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को। मानते हैं कि इससे बच्चे का उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। यानी कि रविवार का जो देवता है वहाँ के लोग उसे सूरज को मानते हैं, और अगर हम नाइमा नाम रखते हैं तो उसे उस दिन के देवता यानी सूरज की शक्ति मिलती है, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। वह लड़का या लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं, डावा, ठीक है, सोमवार को जो होते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। डावा का मतलब, वेरी गुड, चांद और सोमवार दो मतलब होते हैं। यह लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब हुए, जैसे हमने भी पढ़ा, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का भी नामकरण करते हैं, खासकर डोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब जो तिब्बत के लोग हैं ना, वो भगवान बुद्ध के बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसीलिए भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए नामों का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे को इन बच्चों के नाम लिखने हैं। अगर हम कहें लड़के का नाम लाखपा कर देते हैं और लड़की का नाम डावा कर देते हैं। राइट। अब दुनिया की छत। अब ये क्या है? वो कहता है किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। किसी भी अगर लोक कथा को या किसी भी जगह को अगर हमें समझना है तो हमें वहाँ की जलवायु मतलब वहाँ का जो पर्यावरण, वातावरण है वहाँ का, है ना, उसके बारे में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग क्या खाते क्या पीते हैं, और वहाँ की संस्कृति मतलब वो कैसे त्यौहार मनाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आभूषण पहनते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसी भाषा है, वो सब हमें उसके बारे में जानना चाहिए। जिस इलाके की वो लोक कथा सुनाई जाती है
है ना। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक आश्चर्य की बात होगी कि, और ये जानने वाली बात है कि दुनिया की छत किसे बोला जाता है? तिब्बत को। क्यों बोला जाता है वो आगे बता रहा है। क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। इसे छत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह एक ऊंचे से पठार पर स्थित है। अब पठार क्या होता है तो वो आगे बता रहा है कि पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से तो ऊंचा होता है, यानी कि मैदान तो नहीं है, मैदान से तो वो ऊंचा है, और पहाड़ से नीचा होता है, लेकिन पहाड़ से उसकी हाइट थोड़ी कम होती है, उसे पठार बोलते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। अब जो तिब्बत का पठार है ना, उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब वो पहाड़ किसके हैं? हिमालय के हिस्सा है। अब हिमालय आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, बहुत बड़ी पर्वत की एक लाइन है, उसे हिमालय बोलते हैं। तो वो तिब्बत के जो पठार हैं उसके ऊपर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। सबसे कमाल की बात है कि ये कई रंग के हैं, जैसे कि भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भरते हैं ना, ठीक वैसे ही इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ किसे बोलते हैं? धातुएं वगैरह जो होते हैं ना, खनिज पदार्थ बोलते हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के कारण से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं, और जब भी इनमें कोई सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पहाड़ बड़े सुंदर तरीके से चमकते भी हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से वहां बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल, पीली, तो कहीं काली है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि अब जो तिब्बत है, तिब्बत की मिट्टी भी अलग अलग रंग की है, तिब्बत के पहाड़ भी अलग अलग रंग के हैं, और तिब्बत का जो मौसम है वो शुष्क है। अब वो कहता है तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं, 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। ठीक है, कहाँ से? जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो वो क्या बना देती है? झील बना देती है। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। जो मानसरोवर झील है उसका हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, बहुत लोग उसे मानते हैं। यहाँ से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, ठीक उसी प्रकार तिब्बत के जो नदी निकलती है उसे सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और आगे चल के उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ क्या होती है? बहुत ठंड होती है। यहाँ की सर्दी हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी। फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से ठंडी हवा चल रही हो। इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। क्यों झुकी होती हैं घर के अंदर की तरफ? क्योंकि इससे भूकंप से बचाव हो जाता है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो ये थी कहानी हमारी तिब्बत की लघु कथा या लोक कथा आप कह सकते हैं। उसका नाम था राख की रस्सी। इस पाठ में हमने देखा किस प्रकार एक भोला भाला बच्चा
शहर जाता है और एक लड़की उसकी किस प्रकार से मदद करती है। साथ ही साथ हमने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पर स्थित शहर, वेरी गुड, किसके बारे में जाना? तिब्बत के बारे में जाना। तिब्बत की जलवायु कैसी है, वहाँ के पहाड़, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के ठंड, वहाँ के शहर के बारे में हमने जाना। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी खूब रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.